आज विसर्ग संधि की परिभाषा से शुरू करेंगे। विसर्ग का मतलब यानी दो बिंदियाँ। ये दो बिंदियाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसके बहुत सारे नियम हैं। संधि जब करते हैं तो किस नियम के अनुसार क्या परिवर्तन होता है उसकी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है होना। देखिए, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन, स्वर यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आए स्वर में व्यंजन यानी क से म तक स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मिलन होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम देखिए, विसर्ग का श सलगम वाला, श षटकोण वाला, स सपेरा वाला में परिवर्तन होना। पॉइंट 1, विसर्ग के पहले स्वर भी आ सकता है। दूसरा, विसर्ग के बाद व्यंजन भी आ सकता है। उदाहरण, द उ विसर्ग है ख, यानी ये क्या है, व्यंजन आया है और यहाँ बिना परिवर्तन के विसर्ग के साथ दुख लिखा गया है। इसका नियम है, इसलिए पहले हम पढ़ेंगे श में परिवर्तन। विसर्ग का सलगम वाला श, षटकोण श और सपेरा वाला श का परिवर्तन तो होता है, लेकिन हम उसे आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं। विसर्ग के बाद इसको आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं। विसर्ग के बाद यदि चौ छ संबंधी कोई वर्ण आए तो शलगम वाला श में बदल जाता है। चौ छ देखिए यहाँ पे वर्णमाला लिखी हुई है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य। ये देखिए हमने पहले ये दो वर्णों का जिक्र किया है। किसमें? विसर्ग संधि के पहले नियम में। यदि चौ छ आता है तो कौन सा वर्ण बन जाता है? सलगम वाला स बन जाता है। सलगम वाला श बन जाता है। उदाहरण, निह जोड़ चय। निह जोड़ चय में विसर्ग के बाद क्या आया है? च आया है। और यहाँ नियम क्या है? यदि च आए, विसर्ग के बाद यदि च आए तो श बन जाएगा। श बन जाएगा और इसका आधा वर्ण लिखा जाएगा। आधा वर्ण है, ये देखिए, निश्चय, ये है श। निह जोड़, ये है विसर्ग, ये है च, दोनों मिलके हो गए श। यहाँ आ गया निश्चय। हल विसर्ग और च मिलके हो गया, च इसके पहले है, विसर्ग च से पहले है, इसीलिए क्या आएगा? सलगम वाला श, वो भी आधा, इसलिए ये निश्चय बन गया। दूसरा उदाहरण, निह जोड़ चल। निह जोड़ चल, फिर विसर्ग के साथ च, विसर्ग पहले है, च बाद में है, इसलिए यहाँ पे हो गया निश्चल। दुह जोड़ चरित्र, फिर देखिए च के सामने है विसर्ग, इसलिए वो हो गया दुष्चरित्र। फिर से देखिए, परिभाषा में विसर्ग या किसी स्वर या व्यंजन के से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में भी आपको व्यंजन के साथ दिखाया है। दु जोड़ ख, दुख जैसे शब्द था विसर्ग के साथ वैसे ही लिख दिया गया है। फिर देखिए, च और छ आए तो, विसर्ग के बाद च छ संबंधी कोई वर्ण आए तो, यहाँ पे निह जोड़ चय है, वर्ण क्या है? च से शुरू हुआ है, तो इसलिए विसर्ग के बाद यदि च आए तो सलगम वाले श में बदल जाता है, वो भी आधे वर्ण को लिखना है, इसलिए निह जोड़ चय बदल के निश्चय, और यह है विसर्ग जोड़ी च प्लस इक्वल टू हो गया श, निश्चय।
निश्चल, दुष्चरित्र। अब आगे आ जाइए, दूसरा नियम, विसर्ग के बाद यदि टौ ठौ आता है तो, विसर्ग के बाद यदि टौ ठौ आ जाए तो षटकोण वाला श हो जाता है, ये श बन जाएगा और वो भी आधा लिखा जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, विसर्ग के बाद टौ ठौ संबंधी कोई वर्ण आ जाए तो श में बदल जाता है, श यानी षटकोण वाला श। निह जोड़ ठुर, तो यहाँ पे क्या है, ठौ, ये है ठौ, ठौ यदि आता है, टौ ठौ यदि आते हैं तो ये देखिए श में बदल गया, ये हो गया निष्ठुर। निह जोड़ फल, यहाँ देखिए प फ, निष्फल। दुष्कर, दुस जोड़कर, यहाँ पे क आया है इसलिए हो गया दुष्कर। यदि विसर्ग के बाद तौ थौ आता है, ये है तौ थौ आता है तो सपेरा वाला स बन जाता है, जो आधे वर्ण में इस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए निह जोड़ तेज, यहाँ पर तौ, विसर्ग के बाद तौ आया है, ये है विसर्ग, यहाँ तौ, तो ये हो गया स में बदल गया, विसर्ग जोड़ तौ इज इक्वल टू स, वो भी आधा, इसलिए हो गया निस्तेज। नमः जोड़ ते, यहाँ विसर्ग, यहाँ तौ, हो गया नमस्ते। यानी इस तरह च छ, टौ ठौ, तौ थौ का हमने अभी नियम पढ़े। और ये देखिए क और ख, प और फ यदि आए तो विसर्ग के पहले कोई परिवर्तन नहीं होता। क ख और प फ आए तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए अंतः जोड़करण, यहाँ पे क है, यहाँ विसर्ग है, यदि क के पहले विसर्ग आ रहा है और यहाँ क का प्रयोग हो रहा है तो शब्द ज्यों का त्यों उतर जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतःकरण प्रैक्टिस कीजिए, आपकी पुस्तक में भी शब्द हैं, अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे नमस्ते बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ इस तरह इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ये सारे इम्पोर्टेंट शब्द हैं, नियम याद रखना है। विसर्ग का र में परिवर्तन, विसर्ग कहाँ पर किस नियम के अनुसार र में परिवर्तित हो जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे विसर्ग के पहले अ आ के अतिरिक्त यानी के अलावा अन्य स्वर हो या बाद में कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले या बाद में कोई स्वर आए तो क्या होता है, और किसी का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व हो तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। ये कैसे बताएंगे, य र ल व, देखिए तीसरा चौथा वर्ण यानी ये क वर्ग में ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है। च छ में ये तीसरा चौथा पांचवा है, ट ठ में ये तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे ही त थ में ये तीसरा चौथा पांचवा, और प वर्ग में ये तीसरा चौथा पांचवा। इसके अलावा य र ल व और ह हो तो विसर्ग का र बन जाता है। आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो या फिर बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या र ल व हो तो क्या होता है, कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। फिर से देखिए, ये है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, और उसके अलावा य र ल व ह हो तो र में बदल जाता है। देखिए
दुह जोड़ गुण, अब यहाँ पे हो गया दुर्गुण, यानी विसर्ग जोड़ ग, यानी ये तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण आया, इसीलिए इसमें बदल के क्या हो गया र, इसलिए हो गया दुर्गुण। फिर देखिए पुनः जागरण, पुनः में यहाँ फिर देखिए ये तीसरा वर्ण है, पुनः जन्म, पुनः जन्म, यानी र में बदल गया, विसर्ग के बाद ज, यानी ज आया तो नियम है वो र में बदल जाएगा, इसलिए विसर्ग जोड़ ज बदल गया र में, हो गया पुनर्जन्म। निह जोड़ जन, फिर वो तीसरा वर्ण है निर्जन। फिर दुह आचार, यहाँ दिया है अ और आ आए तो दुराचार, क्या है दुराचार, इसलिए देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे दुराचार हो गया। दू जोड़ लब, ये फिर तीसरा वर्ण ही, ये य क्या तीसरा वर्ण है यहाँ पे, इसलिए हो गया दुर्लभ। नि जोड़ धन, निर्धन, ध फिर क्या है चौथा वर्ण है, इसलिए हो गया निर्धन। नि जोड़ उत्तर, निरुत्तर, ऊ हो गया इसलिए हो गया निरुत्तर। स्वर या उसके बाद देख दिया, स्वर हो या बाद में कोई स्वर हो या, तो इसीलिए कोई स्वर हो यानी ऊ आ गया, इसीलिए हो गया निरुत्तर। तीसरा नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग के पहले अ हो तो, विसर्ग के पहले अ हो तो तथा उसके पश्चात कोई वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है ओ में बदल जाता है। फिर से देखिए ये है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, य र ल व हो, किसके बाद विसर्ग के पहले अ हो तो, विसर्ग के पहले अ कैसे है ये ध है, ध को जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है ध जोड़ अ, ध जोड़ अ, तो ये अ जो है यहाँ पे अ आता है, ध जोड़ अ, और यहाँ है ग यानी तीसरा वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे विसर्ग के साथ आया है, विसर्ग के साथ ग, और यहाँ है अ, ये हो गया अधोगति, इसीलिए क्या हो गया विसर्ग के पहले अ और यहाँ है ग, वर्ण का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये में परिवर्तन हुआ और हो गया अधोगति। पया जोड़ द, यहाँ भी फिर अ आ रहा है, य में अ है, य प्लस अ, वर्ण विच्छेद करते समय पता ही है, य में द आया है, द यहाँ तीसरा वर्ण है, इसलिए हो गया पयोद। मनः जोड़ योग, यहाँ फिर अ, नौ में अ आ रहा है, यहाँ या मनोयोग यहाँ पे आ गया इनके जोड़ने से, क्योंकि विसर्ग के पहले अ आ रहा है, यहाँ हम पढ़ रहे थे बाद में, लेकिन अब हम कर रहे हैं विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ आ रहा है इसीलिए ओ आ गया है। तेज जोड़ में अ फिर आ गया, अ जोड़ विसर्ग है, हो गया तेजोमय, ये देखिए अ जोड़ विसर्ग है, अ जोड़ विसर्ग है। सरा जोड़ ओज, यहाँ भी अ प्लस सब जगह क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो तेजोमय। सरोज, पयः जोड़ धर, फिर यहाँ पे अ जोड़ विसर्ग होया पयोधर। मनो जोड़ रथ, मनोरथ। तपः जोड़ वन, तपोवन। यश जोड़ द, यशोदा। इस तरह हमें याद रखना है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है, जब विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले अ आए तो उसके पश्चात कोई वर्ग का तीसरा वर्ण, उसके बाद विसर्ग के पहले अ और उसके बाद इसमें से कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो ओ में परिवर्तित हो जाता है।